नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल आपके अपने ऑनलाइन कोचिंग कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों का अपनी हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए, हम हिंदी पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हिंदी का सर्वनाम और सर्वनाम का भाग दो एक पढ़ चुके हैं। आज हम सर्वनाम के भाग दो को देखेंगे। सभी प्यारे साथियों अपनी कॉपी ले लीजिए और सर्वनाम का भाग दो जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं आप डाल लें और इसको देखेंगे। हमने सर्वनाम में सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम के जो 6 भेद बताए गए थे उसमें से हमने एक पहला पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ लिया है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और नंबर 3 डालें आप लोग अपनी कॉपी पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 डाल लीजिए, इसकी हेडिंग है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लो इसकी परिभाषा लिखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की लिखेंगे परिभाषा तो लिखें जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु आदि की निश्चितता का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे लिख लीजिए इसको, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण में जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो शब्द प्रयोग होगा कोई, शब्द प्रयोग होंगे कुछ, शब्द प्रयोग होंगे किसी और किन्हीं आदि शब्द होते हैं जिनके माध्यम से किसी वस्तु आदि की निश्चितता का बोध नहीं हो पाता, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम इनके वाक्य प्रयोग करेंगे तो मैं वाक्य में प्रयोग कर सकता हूं दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब देखिए, इस वाक्य से आपका आशय स्पष्ट होगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, मतलब कौन खड़ा है इस बात की निश्चितता प्रकट नहीं हो पा रही है। और कोई जो शब्द है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, बात की अनिश्चितता को दर्शा रहा है। अगर दूसरा सेंटेंस लिखना चाहें इसी में तो हम दूसरा लिख सकते हैं। दूसरा है दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है। अब देखो, दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है ये हमें यहां जानकारी नहीं है। हो सकता है नमक पड़ा हो सकता है चीनी पड़ी हो सकता है गुड़ पड़ा हो सकता है जहर पड़ा हो। तो दूध में कुछ पड़ा है, तो यहां पे जो कुछ शब्द है ये बात की अनिश्चितता को दर्शा रहा है। इस कारण यहां कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं नंबर 4 पे डालेंगे आप संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिख लीजिए। अगर हम बात करें परिभाषा की
तो लिखेंगे जिस सर्वनाम शब्द का किसी अन्य सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित हो, उन सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए। कुछ शब्द इसमें साथ साथ चलते हैं। जैसे अगर कहीं जो लिखा है तो उसका संबंध किससे होगा? सो से। अगर कहीं जिसका लिखा है तो उसका संबंध उसका से होगा। अगर कहीं यद्यपि लिखा है तो उसका संबंध तथापि से होगा। तो आइए वाक्य प्रयोग के माध्यम से इनको समझते हैं। हमने कहा कि जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा। पास कौन होगा? जो पढ़ेगा। तो जो का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? सो से। आप देख पा रहे हैं कि पढ़ने का संबंध किससे है? पास होने से। किसके माध्यम से? जो का संबंध और किससे होगा? सो से। जो और सो के माध्यम से। तो जो और सो जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये संबंधवाचक सर्वनाम स्थापित कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला अगर उदाहरण देखें हम, तो हम कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? भैंस से। कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं जिसकी और उसकी? जिसकी और उसकी ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो लाठी और भैंस में संबंध स्थापित करवा रहे हैं या कर रहे हैं। तो इस कारण इन्हें जिसकी और उसकी को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए। अगला भेद नोट कर लीजिए, जिसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है निजी, निज का अर्थ होता है अपना खुद का, या निज का अर्थ होता है अपना स्वयं के लिए। तो जो सर्वनाम शब्द अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। निजवाचक सर्वनाम का शब्द रूप आप है। क्या है? आप है। आप शब्द जो आता है वो निजवाचक सर्वनाम के लिए आता है, जहां आप कर्ता के रूप में आता है। जहां आप क्या आता है बेटा? कर्ता के रूप में आता है। इसको भी लिख लीजिए, जहां आप शब्द कर्ता के रूप में आता है।
वहां आप क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वहां वह पुरुषवाचक भी होता है, वहां वह पुरुषवाचक भी होता है। इसको चाहो तो आप लिख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हम इसके बाद बात करते हैं कि आप में क्या क्या आता है। थोड़ा बेटा करेक्शन कर लीजिए। हमने अभी लिखाया था आपको कि जहां आप शब्द कर्ता के रूप में आता है, वहां जो आप शब्द होता है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इस बात को समझ लीजिए। जहां आप शब्द जो आएगा, अगर कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा, आप शब्द कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जैसे आप कहाँ जाएंगे, आप क्या खाएंगे, आप कहाँ रहते हैं, तो ये सब जो आप शब्द आ रहा है, ये हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम की एक पहचान रहती है, उसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके अपने बारे में कुछ संकेत करता है, अपने बारे में कुछ संकेत करता है। जैसे वह कहता है कि यह कार्य मैं आप कर लूंगा, संकेत कर रहा है, काम किया नहीं है, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा। यह मेरा स्वदेश है, मैं वहां खुद जाऊंगा। तो वहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके काम करने के संकेत देता है, काम करने के बारे में अपनी बातें जाहिर करता है, अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप सब लोग लिखें परिभाषा, मैं इसको लिख देता हूं। हाँ लिखिए आप लोग। जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, स्वयं कार्य नहीं करता है, खुद से कार्य नहीं करता है, किंतु अपने विषय में कुछ संकेत देता है, अपने विषय में कुछ संकेत करता है, वहां वह निजवाचक होता है। व्यक्ति काम खुद नहीं करेगा अपने लेकिन काम करने के संकेत देगा, वहां क्या होगा? निजवाचक होगा। हम दोनों तरह के उदाहरण लिखाते हैं और आपको समझाते हैं। उदाहरण नंबर 1 लिख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि पहला एग्जाम्पल है, आप कहां जाएंगे, आप कहां जाएंगे, आप कहां जाएंगे। ये प्रश्न है हमारा कि आप कहां जाएंगे। तो ये जो आप शब्द आया है, हमने कहा था कि जब आप शब्द कर्ता के रूप में काम करता है, आप कहां जाएंगे, तो इसमें कर्ता खुद जाएगा। तो ऐसे जो वाक्य होंगे, वहां आपको जो आप मिलेगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में मिलेगा, वह पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में मिलेगा। दूसरा अगर वाक्य लिखते हैं कि मैं यह काम, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। तो यहां जो आप शब्द आया है, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, यहां जो आप आया है ये निजवाचक के लिए आया है, यह निजवाचक के लिए आया है। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो आपने एक एग्जाम्पल और सुना होगा कि आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। इसमें व्यक्ति कहना चाहता है, लेखक कहना चाहता है कि आप भले मगर मैं खुद भला हूं तो जग भी भला है। तो यहां जो आप शब्द आया है ये खुद के लिए आया है, इसलिए यहां निजवाचक सर्वनाम होगा, इसलिए यहां निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। उसमें प्रश्न ये था कि मैं आपकी ही राह देख रहा था, मैं आपकी ही राह देख रहा था। तो यहां जो उसने आयोग ने आप शब्द जो था उसमें 4 ऑप्शन थे भाई, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो यहां जो आप शब्द आया है प्यारे बच्चों, यह आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मैं आपकी राह देख रहा था। अगर मैं इस वाक्य में आपकी जगह चेंज करके चाहूं, मैं तुम्हारी राह देख रहा था, तो जो आप शब्द है वो दूसरे के लिए आया है,
इसलिए यहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसमें मैं जो शब्द है वो अपने लिए आया है, लेकिन आपकी राह देख रहा था, ये दूसरे के लिए आया है, इसलिए आप शब्द को बोर्ड ने पुरुषवाचक सर्वनाम माना है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 डालिए। नंबर 6 रहेगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी पुरुषवाचक तो हो गया ना बेटा, हाँ प्रश्नवाचक लिखिए। अब आप लिखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, वही पुरुष हमें याद रहा बेटा, ये मानवीय भूल है, आपको इसको लिख लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम परिभाषा लिखेंगे आप कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न के भाव का बोध होता है, प्रश्न के भाव का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप उदाहरण समझिए कि बेटा प्रश्नवाचक या प्रश्न का बोध या प्रश्न के भाव का बोध प्रश्नवाचक शब्दों के माध्यम से ही होता है। तो वह प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से रहेंगे, आप जैसे देखिए, जैसे कि क्या, जैसे कि कौन, जैसे कहां, क्या, कौन, कहां, किसका आदि। बहुत सारे शब्द होते हैं, क्यों वगैरह। अगर हम उदाहरण इनका वाक्य प्रयोग करें, अगर हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम कर सकते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, वाक्य प्रयोग में कर सकते हैं तुम्हारा क्या नाम है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। प्यारे बच्चों आप देखो, तुम्हारा क्या नाम है, मैंने किसी बच्चे से पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो प्रश्न के भाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर जो क्या शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में आया है। दूसरा, अगर हम पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसको आप नोट कर लीजिए। और अभी हम आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखाएंगे जहां से प्रश्न बनता है, परीक्षा में प्रश्न जहां से पूछा जाता है। और परीक्षार्थी, अगर मैं बात अपनी एज ए परीक्षार्थी करूं, एज ए स्टूडेंट करूं, तो गलतियां यही होती हैं। उन गलतियों को अब भविष्य में ना हो, उन गलतियों को सुधारने के लिए कुछ कीज लिखाएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको नोट कर लो। हाँ साथियों, आइए इंपॉर्टेंट कीज लिख लीजिए जहां से प्रश्न आपको पूछा जाएगा और आपको दिक्कत हो सकती है, जहां आपके डाउट रहते हैं उन डाउट को दूर कर लीजिए। सबसे नंबर 1 पढ़ते हैं कि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमने जब पहला पार्ट पढ़ाया था सर्वनाम का, उसमें आपको लिखाया था कि रमा या उमा एक धार्मिक महिला है और रमा हर रोज मंदिर जाती है। तो हमने जहां 2 बार रमा रमा लिखा था, तो उस जगह रमा ना लिख के हमने लिखा था कि रमा एक धार्मिक महिला है। चाहो तो हम यहां लिख सकते हैं, हमने लिखा था कि रमा एक धार्मिक महिला है, फिर हमने लिखा था कि रमा हर रोज मंदिर जाती है, हर रोज मंदिर जाती है। तो हमने कहा कि रमा अगर यहां लिख गया है, संज्ञा के रूप में आ गया है, तो अगली बार रमा यहां नहीं लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा रमा एक धार्मिक महिला है, वह हर रोज मंदिर जाती है। दूसरा हमने बताया आपको, आप नोट कर लीजिए कि मैं जो शब्द है वो एक वचन होता है और हम शब्द बहुवचन होता है। मैं एक वचन है प्यारे बच्चों,
और हम बहुवचन है, और कह सकते हैं कि मैं का बहुवचन हम होता है। मैं का बहुवचन हम होता है, इसलिए मैं के स्थान पर कभी हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि यह एक वचन है और ये बहुवचन है। यह जो है एक वचन है और ये बहुवचन है, तो यह का बहुवचन ये होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और वह का बहुवचन बे होता है। तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाना चाहिए उनको एक वचन ही करना चाहिए, और जहां शब्द बहुवचन की आवश्यकता है वहां बहुवचन करना चाहिए। नकारात्मक वाक्य में जो कुछ और कुछ ना कुछ कहते हैं ना, जो कुछ हो या कुछ ना कुछ हो, तो जो कुछ और कुछ ना कुछ जो शब्द हैं इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नकारात्मक वाक्य में सीधे सीधे नहीं या कभी नहीं का प्रयोग करना चाहिए। नहीं या कभी नहीं का प्रयोग करना चाहिए। जो कुछ और कुछ ना कुछ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनका प्रयोग हमें निषेध है। अगला है, लिखा है सब कोई। अगर प्रश्न में वाक्य में कहीं लिखा है कि सब कोई, और सब कोई शब्द कैसा है, तो सब कोई का प्रयोग हमेशा किस में होता है बेटा? बहुवचन में होता है। सब कोई का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। सब कोई शब्द जो होता है, हर कोई या सब कोई जो है, या प्रत्येक जो शब्द होता है, हमेशा क्या होता है? सब कोई, हर कोई क्या होता है बेटा? बहुवचन होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हमारा संस्थान आपको जो परिभाषा पढ़ा रहा है, जो हिंदी पढ़ा रहा है, जो आपको जीएस मिल रही है पढ़ने को, जो आपको रीजनिंग मिल रही है पढ़ने को, पूरा ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। तो आप लोग अपने विधिवत नोट्स बना के रखिए, अपने नोट्स बनाइए जो आपको भविष्य में आगे काम देंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। हमारा अगला टॉपिक रहेगा विशेषण। तब तक के लिए जय हिंद।